33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में हो रहा है आज कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का ड्राई रन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा 17 जनवरी से पोलियो के खिलाफ भी चलेगा बड़ा अभियान। कृषि कानूनों के मसले पर आज सरकार और किसान संगठनों के बीच हो रही है 8वें दौर की वार्ता। सरकार ने बैठक में सकारात्मक समाधान निकालने की जताई उम्मीद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों और महिलाओं को सामग्री का किया वितरण। कहा ग्रामीण बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है आंगनबाड़ी केंद्र। और मौजूदा खरीफ विपणन सीजन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद जारी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 27.13% की दर्ज की गई वृद्धि। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र तोमर। समाचार विस्तार से। देश भर के कुल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज दूसरे चरण का ड्राई रन किया जा रहा है। यह ड्राई रन 736 जिलों में हो रहा है। वहीं आज स्वास्थ्य मंत्री चेन्नई में हैं और वहां तमाम ड्राई रन सेंटर्स का दौरा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात पर खुशी जताई है कि भारत एक ऐसा देश बन गया है जिसने बेहद कम समय में कोविड का वैक्सीन तैयार कर लिया है। Shortest possible time, India has also done extremely well on the front of the development of vaccine. And right now, 2 of our vaccines have been given emergency use authorization. And we are in the process of ensuring that in the next few days or so, in the near future, we should be able to give these vaccines to our countrymen, starting with, of course, prioritizing those who are most at risk. स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि 17 जनवरी से केंद्र सरकार पोलियो के खिलाफ बड़ा अभियान चलाएगी। All through we were worried about many states. Of course, Tamil Nadu was also one of them. But the way things were done in such a good manner in Tamil Nadu, and I was particularly impressed by the fact that 100% tests in Tamil Nadu were done by RT-PCR, and meticulous planning about testing, tracing, management, treatment, and while being treated in the hospital, so many good things have been happening. Group on immunization in consultation with the international health authorities, we have decided that on 17th of January, we are going to have our national immunization days for polio, which will run for about 2-3 days. The first day will be dedicated to every mother taking a child to the polio kendra for vaccination, followed by another 2-3 days. This is very, very essential to ensure that we are able to maintain the overall immunity level of our country, particularly pertaining to poliomyelitis. कृषि कानूनों के मसले पर आज सरकार और आंदोलन कर रहे किसानों के बीच 8वें दौर की वार्ता हो रही है। बातचीत के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। किसान यहां पहले से मौजूद हैं। कृषि मंत्री ने आज की वार्ता में समाधान निकालने की उम्मीद जताते हुए कहा कि उन्हें पूरी आशा है कि किसान यूनियन के लोग सकारात्मक माहौल में चर्चा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी कहा कि हम इसी उम्मीद से जा रहे हैं कि हल निकले।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज लखनऊ जिले के 8 विकास खंडों के चिन्हित आंगनबाड़ी केंद्रों पर आवश्यक सामग्री का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों को संसाधन युक्त किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के विकास के लिए आंगनबाड़ी केंद्र महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर आंगनबाड़ी केंद्रों को अधिक ध्यान देना चाहिए। बेटी को चाय मिले और बेटे को दूध मिले। ये सीख कर बेटी जाती है, बड़ी होती है कि मुझे भी मेरी माँ चाय पिलाती थी, भाई को दूध पिलाती थी, और वो बड़ी होगी तो वो ही ध्यान में रखेगी, तो वो ही भेदभाव अपने बच्चों के साथ भी करेगी। शिक्षा इसका नाम है और ये सिखाने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है, और सीखने के बाद उसका उपयोग करना चाहिए। मौजूदा खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद जारी है और खास बात यह है कि धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 27.13% की वृद्धि दर्ज की गई है। 98,400 करोड़ से अधिक एमएसपी मूल्य के साथ 68 लाख धान के किसानों को इससे फायदा हुआ है। मौजूदा सीजन के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 प्रमुख सहायक निकायों की अध्यक्षता करेगा। इसमें तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद विरोधी समिति 2022 के लिए ओलिवियन प्रतिबंध समिति शामिल है। परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि जब लीबिया और शांति प्रतिक्रिया पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित होगा तो भारत एक-एक महत्वपूर्ण मोड़ पर लीबिया प्रतिबंध समिति की कुर्सी को संभालेगा। Keep the focus on the presence of terrorists and their sponsors threatening the peace process in Afghanistan. It has been our view that peace process and violence cannot go hand in hand. India will also chair the Counter-Terrorism Committee in 2022, which coincides with the 75th anniversary of India's independence. The chairing of this committee has a special resonance for India, which has not only been in the forefront of fighting terrorism, especially cross-border terrorism, but has also been one of its biggest victims. The Libya Sanctions Committee, also called the 1970s Sanctions Committee, is a very important subsidiary body of the Council which implements the sanctions regime, including a two-way arms embargo on Libya, an assets freeze, a travel ban, measures on illicit export of petroleum, etc. अमेरिकी संसद में हंगामे के बाद अब कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनावी नतीजों को स्वीकार कर लिया है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जो बाइडेन का रास्ता साफ हो गया है। जो बाइडेन को 306 जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 232 मत मिले हैं। कांग्रेस के चुनावी नतीजे स्वीकार करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हो गए हैं। Votes for President of the United States are as follows. संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के लिए मतदान के लिए नियुक्त किए गए निर्वाचकों की पूरी संख्या 538 है। उस पूरी संख्या के भीतर बहुमत 270 है। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन को 306, डोनाल्ड ट्रंप को 232 वोट मिले हैं। संयुक्त राष्ट्र के उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस को 306 वोट, माइकल आर पेंस को 232 वोट मिले हैं। सीनेट के अध्यक्ष द्वारा वोट की स्थिति को देखते हुए अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को घोषित माना जाए। दोनों का कार्यकाल 20 जनवरी 2021 से शुरू होगा। इस घोषणा के साथ ही जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर मोहर लग गई। अब उनके 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया है।
दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतिम नतीजों से असहमति जताते हुए कहा, हालांकि मैं चुनाव के नतीजों से पूरी तरह असहमत हूं और इस बात के प्रमाण भी हैं, लेकिन बावजूद इसके 20 जनवरी को सुचारू रूप से सत्ता का हस्तांतरण होगा। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर मोहर लगाए जाने से पहले वहां जो हुआ उससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले सारे देश सख्ते में हैं। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के तहत सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के वक्त जो कुछ भी कैपिटल बिल्डिंग में घटा उसकी उम्मीद किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की भीड़ ने बुधवार की दोपहर वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर धावा बोला और वहां मौजूद पुलिस से भिड़ गई। जाहिर तौर पर यह भीड़ इस संभावना से प्रेरित थी कि वो अमेरिकी कांग्रेस की कार्यवाही को रोक देगी ताकि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को 2020 के चुनाव में जीत का सर्टिफिकेट न मिल सके। ये हमला तब हुआ जब राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने समर्थकों को कैपिटल पर चढ़ाई कर नवंबर 2020 के चुनावी नतीजे पलट देने का आह्वान किया। भीड़ सीनेट कक्ष तक पहुंचने में सफल रही, जहां कुछ ही मिनट पहले चुनाव परिणाम प्रमाणित किए गए थे। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने इसके बाद से राष्ट्रपति के आधिकारिक अकाउंट लॉक कर दिए हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कहना है कि ट्रंप लोगों को भड़का रहे हैं और अपने दावों से उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। फेसबुक ने कहा है कि वो इन प्रदर्शनों के सभी वीडियो और फोटो हटाएगा। आधिकारिक रूप से यूएस कैपिटल हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई। इनमें से एक ट्रंप समर्थक महिला को पुलिस ने मौके पर ही गोली मार दी थी, जिसकी मौत अस्पताल ले जाते समय हुई। पुलिस का कहना है कि बाकी 3 लोगों की मौत मेडिकल इमरजेंसी के चलते हुई। As of 9:30 today, हमने अब तक 52 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 लोगों को बिना लाइसेंस के पिस्टल रखने, एक को प्रतिबंधित हथियार रखने, 47 लोगों को कर्फ्यू का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। 52 में से 26 लोगों को कैपिटल ग्राउंड से गिरफ्तार किया गया है। 2 पाइप बम बरामद किए गए हैं। अमेरिकी सीनेट ने घटना पर शोक व्यक्त किया। सदस्यों ने घटना में मृतक लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इन त्रासदियों ने हमें याद दिलाया है कि शब्द मायने रखते हैं और यह कि जीवन और मृत्यु की शक्ति जुबान में है। हमें चेतावनी दी गई है कि शाश्वत सतर्कता स्वतंत्रता की कीमत है। ईश्वर, आपने हमें यह याद रखने में मदद की है कि हमें एक दूसरे को एक सामान्य मानवता में देखने की आवश्यकता है जो आपकी छवि को दर्शाता है। आपने सभी शत्रुओं के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की रक्षा और बचाव के लिए हमारे संकल्प को मजबूत किया है। दंगे की आशंका को लेकर अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग के चारों तरफ सड़कों पर पुलिस तैनात है। वॉशिंगटन की मेयर ने पूरी रात के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में मेयर ने 15 दिन के लिए पब्लिक इमरजेंसी लगा दी है। अमेरिका के वॉशिंगटन में भीड़ तंत्र की अराजकता की तस्वीरों ने दुनिया भर में चिंता की लकीरें खींच दी। वैश्विक नेताओं ने जहां एक तरफ अराजकता और हिंसा की निंदा की, तो वहीं अमेरिका के लोकतंत्र पर भरोसा भी जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताते हुए साफ किया कि शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण सुनिश्चित होना चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस ने आखिरकार जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव जीत पर मुहर लगा दी, लेकिन इसके पहले कैपिटल हिल और कांग्रेस में उत्तेजित भीड़ ने जो हंगामा किया उसने दुनिया भर में चिंता की लकीरें खींच दी। लेकिन चिंताओं के साथ साथ पूरी दुनिया से आई प्रतिक्रियाओं ने मोटे तौर पर यह भी बताया कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सबको भरोसा बनाए रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि वॉशिंगटन डीसी में हिंसा और उपद्रव की खबरों से दुखी, क्रमबद्ध और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण जरूरी। गैर कानूनी प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। वहीं अमेरिका के साथ एकजुटता दिखाते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें अमेरिकी लोकतंत्र पर विश्वास है और हिंसा को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। I just wanted to express our friendship and our faith
फ्रांस लोकतंत्र के साथ खड़ा है और हिंसा को किसी तरह से सही साबित नहीं किया जा सकता। हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। अमेरिका के रणनीतिक सहयोगी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बुधवार को हुई इस घटना को जहां दुर्भाग्यपूर्ण बताया, तो वहीं आंतरिक मामलों की मंत्री प्रीति पटेल ने राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियों ने हिंसा को आगे बढ़ाया। Well, look, I think first of all, just the level of language and rhetoric clearly. राष्ट्रपति ट्रंप न सिर्फ हिंसा को दबाने में असफल रहे, बल्कि हिंसा को उकसाया भी है। मैं इसकी निंदा करती हूँ। अमेरिका के एक और सहयोगी ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि वॉशिंगटन के कैपिटल और कांग्रेस पर हुई हिंसा बेहद परेशान करने वाला है और चिंताजनक है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बयान दिया कि हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी जनता इन परिस्थितियों से आगे निकल आएगी। अमेरिका सबसे महान लोकतंत्रों में से एक है। The riots and protests that we've seen in Washington DC. ये अमेरिका के लिए कठिन समय है और हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। उम्मीद है कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन के कई बड़े नेताओं ने भी अमेरिका की इस घटना पर अपनी चिंता जताई है। ईयू परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने अपने एक ट्वीट में कहा कि हम चिंतित हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि अमेरिका में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से होगा। वहीं यूरोपियन संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि अमेरिकी कैपिटल में हुई घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। हम निश्चिंत हैं कि अमेरिका अपने लोकतंत्र की रक्षा करेगा। अमेरिका में महज कुछ घंटों पहले चाहे हालात जो रहे हों, लेकिन अब उम्मीद की जानी चाहिए कि सत्ता का हस्तांतरण अब शांतिपूर्ण तरीके से होगा। वैसे अब 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया है। किसानों की आय दोगुनी करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना के तहत लखनऊ के विभिन्न गांवों के अनुसूचित जाति के किसानों को खरीफ प्याज के प्रति जागरूक करने और उनकी आय दोगुनी करने के उद्देश्य से तकनीकी जानकारी दी जा रही है। इस क्रम में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा द्वारा कृषि तकनीकी पर प्रदर्शन और परिचर्चा का आयोजन किसानों के लिए किया गया। संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक श्याम राज सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कमजोर वर्ग के अनुसूचित जाति के किसानों के उत्थान के लिए ये परियोजना चलाई जा रही है। इसी के तहत संस्थान द्वारा किसानों को खरीफ प्याज की तकनीकी जानकारी दी जा रही है। नई तकनीक के द्वारा लखनऊ के काकोरी विकासखंड के ककराबाद गांव के किसान राजेश पुष्कर के खेत में खरीफ प्याज का सफल उत्पादन किया गया। इसके साथ आसपास के किसानों को खरीफ प्याज के बीज का निःशुल्क वितरण भी किया गया, जिससे प्याज का बड़ी मात्रा में उत्पादन करके किसान दोगुनी आय प्राप्त कर सकें। प्याज का भंडारण रबी के प्याज का करते हैं, सितंबर के बाद इसमें जो है जमाव होने लगता है, जिसके कारण प्याज का दाम तेजी से बढ़ जाता है और किसान भाई उस समय जो है अपना कम दाम में बेच देते हैं, अधिक लाभ नहीं कर सकते। इसलिए खरीफ का प्याज का उत्पादन करके जब बाजार में अधिक दाम हो तो किसान अपनी आमदनी का जो है आमदनी बढ़ा सकते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में तकनीकी जानकारी संस्थान द्वारा प्रदान की गई और हमारे किसान कंदों का उपयोग करके और इसका प्याज का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे बाजार में जो है अधिक दाम मेन फसल से या लगभग दुगुना दाम मिल रहा है। हम इस प्याज को साल में 2 बार भी पैदा कर सकते हैं और इससे भी ज़्यादा भी लाभ उठा सकते हैं और इससे ज़्यादा किसी भी फसल में नहीं है। सबसे बढ़िया प्याज ये है, एक तो ये है खरीफ, दूसरा है रबी, लेकिन इसमें ज़्यादा फायदा। इधर आपकी ये तैयार हो रही और उधर आपकी बेड़ तैयार हो रही, इसको खोद लें, दूसरी बेड़ लगा दें, उससे बहुत बड़ा ही लाभ होगा किसानों को। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान से जीवन में पहली बार इस तरह की गांठ मिली, जिससे मैंने राजेश पुष्कर के भैया के माध्यम से जो है मैंने इस खेत में उगाया और उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ में वैज्ञानिकों के द्वारा बताए हुए निर्देशानुसार हमने जो है ये काम करवाया, जिसमें अच्छी से अच्छी फसल हुई। और मैं सारे किसानों को, ये जो जितने लोग खड़े हैं, मैं इनसे भी कोशिश कर रहा हूं कि ये जिस प्रकार से 1 रुपये जैसे कमाते थे, इसकी जगह पर ये 2 रुपये कमा सकते हैं। और इसके साइज भी आप देख सकते हैं कि ये जो है इस तरह का प्याज हमारा जो है प्राप्त नहीं हो पाया है और पहली बार जो है हमें जीवन में इस तरह का प्याज देखने को वैज्ञानिकों के माध्यम से देखने को ये मिला है भाई।
देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक परीक्षा उत्तीर्ण कर युवा आईएएस की सोच ने कम समय में ऐतिहासिक तहसील की तस्वीर बदलने का बीड़ा उठाया है। अंग्रेजों के जमाने से बनी जर्जर हो चुकी रामसनई घाट तहसील में आने वाले फरियादियों और आगंतुक कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं देने का दावा कर रही हैं और कम समय में रंग रोगन व अतिक्रमण मुक्त कराकर तहसील की तस्वीर बदल दी है। युवा आईएएस दिव्यांशु पटेल ने अपने छात्र जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं और सोच बयां की है। दिव्यांशु पटेल ने ग्राम प्रधान के सहयोग से छात्राओं के लिए निःशुल्क पुस्तकालय का निर्माण कराकर छात्राओं को एक बेहतर भविष्य दिया है। ग्रामीण तहसील होने की वजह से तहसील में बजट का अभाव था, जिसको देखते हुए इस युवा आईएएस ने जन सहयोग करने की अपील की और तहसील परिसर का रूप ही बदल दिया। उन्होंने जो सड़क के उस पार जो अभी आपने देखा तहसीलदार साहब की मूर्ति उपेक्षित पड़ी थी, उस पर ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि ये अंग्रेजों के ज़माने के तहसीलदार थे और उनकी मूर्ति खुद अंग्रेजों ने लगाई थी क्योंकि वो इतने लोकप्रिय थे। वहाँ से एक शुरुआत हुई, वो शुरुआत फिर सरदार पटेल की मूर्ति पर जाकर रुकी पहले कुछ दिनों के लिए। सरदार पटेल जी की मूर्ति मैंने सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोग की ट्रेनिंग में एक मॉड्यूल शामिल किया है कि सरदार पटेल की मूर्ति केवड़िया में लगी है और वहाँ सारे आईएएस अधिकारी एक हफ्ते के लिए अब जाते हैं। वहाँ से मेरे मन में एक प्रेरणा थी और मैंने आके उसे यहाँ साकार किया। पहले तो हम अपने एसडीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जो उन्होंने हम गरीब बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोली है। बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय मौजूदा समय में माननीय श्री दिव्यांशु पटेल सर आईएएस सर आए हुए हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पर बदलाव किया है। यहाँ पर जैसे बालिकाओं के लिए पुस्तकालय और पक्के तालाब का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और 3 सेट ये जो आपका स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड, ये सब बनवाया है। काफ़ी कुछ कायाकल्प किया है। मिर्जापुर जिले के 3 विकासखंडों सिटी, नारायणपुर और लालगंज ब्लॉक में किसान कल्याण मिशन के तहत किसान मेला गोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सिटी ब्लॉक में प्रदर्शनी का उद्घाटन ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल एवं विधायक रत्नाकर मिश्र ने किया। इस मौके पर किसानों को उनकी आमदनी दोगुनी करने के लिए परंपरागत खेती के अलावा अन्य खेती करने की जानकारी भी दी गई। सरकार की मंशा है कि हम 2022 तक किसान की आय को दुगनी करेंगे। कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से, कृषि अधिकारियों के माध्यम से हम लोग किसान को जागरूक कर रहे हैं और सरकार की मंशा है हम किसान को जितना जागरूक कर लेंगे उतना ही किसान अपने लागत को बढ़ाएगी और दाम क्रय मतलब उसको जो खर्च होता है व्यय राशि को घटाएगी, क्योंकि जब तक किसान लागत कम होगा, आय अधिक होगा, तब जाकर के उसकी कृषि आय दुगनी होगी। इस मंशा के अनुसार कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से, कृषि अधिकारियों के माध्यम से किसान को जागरूक करने की यह योजना और किसानों की जो योजना है उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से जो संचालित है, जो उनका लाभ वाली योजनाएं हैं। में ड्रैगन फ्रूट, केला और पपीते की खेती कर उससे दूसरे जनपद में बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं और किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से उन योजनाओं के बारे में उनको रूबरू कराया गया, उनको परिचित कराया गया। साथ ही साथ जो प्रदर्शनी लग रही थी उसमें जो उनके प्रोडक्ट्स थे उनको भी दिखाया गया। इसके साथ जो फिश फार्मिंग के संबंध में जो एक बायोफ्लास की नई स्कीम यहाँ पे चल रही है, जिसकी 2 यूनिट जनपद में लगी हुई है, उसके बारे में एक उसको डेमो करके यहाँ पर दिखाया गया। निश्चित रूप से जो शासन की इतनी जो योजनाएँ चल रही हैं और उस योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में जनपद मिर्जापुर काफ़ी आगे है और यही वजह है कि यहाँ पर परंपरागत खेती को छोड़कर बहुत से हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उन लोगों ने बागवानी, उद्यानीकरण, जैसे कि केले की खेती बड़े पैमाने में करना इन्होंने शुरू कर दिया है। इसके साथ पपीता, मिर्चा, टमाटर, मटर आदि जो है वो यहाँ से बाहर भी जा रहा है, यहाँ तक कि वो अपनी फसल को विदेशों में भी भेज रहे हैं जो उनकी ऑर्गेनिक खेती है और इसकी वजह से उनका जो लाभ है, उनका जो मुनाफा का जो परसेंट है वो बहुत आगे बढ़ गया है। और कहीं न कहीं पे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि हमारे इन किसान भाइयों की आय को दोगुनी किया जाए, उसमें काफ़ी हद तक हम लोग सफल हो रहे हैं।
किसान मेले में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकारी मदद देने के साथ ही महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण भी किया गया। सर, हम सिलाई सीखे थे, मशीन ना होने की वजह से हम ऐसे घर में बैठते थे, हाउस वाइफ की तरह हम काम कर रहे थे घर पर। अब मशीन मिल गई है तो अपना थोड़ा व्यवसाय बढ़ाया जाएगा। सर, सिलाई मशीन हम लोग को मुहैया कराया गया है। हम लोग को सर बहुत खुशी है, जिसकी वजह से हम लोग अपना जीविकोपार्जन आगे बढ़ा सकेंगे। और हम लोग पीछे कुछ भी नहीं, अभी सिलाई छोटी मोटी सिलाई करते थे, जिससे कि अब इसकी वजह मिलने की वजह से हम लोग अपना आगे बढ़ाएंगे कारोबार, जिससे कि हम लोग का सर जीविकोपार्जन अच्छे से हो सकेगा। कितनी खुशी हो रही है सर? बहुत खुशी हो रहा है और सर योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में हो रहा है आज कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का ड्राई रन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा 17 जनवरी से पोलियो के खिलाफ भी चलेगा बड़ा अभियान। कृषि कानूनों के मसले पर आज सरकार और किसान संगठनों के बीच हो रही है 8वें दौर की वार्ता। सरकार ने बैठक में सकारात्मक समाधान निकालने की जताई उम्मीद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों और महिलाओं को सामग्री का किया वितरण। कहा ग्रामीण बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है आंगनबाड़ी केंद्र। और मौजूदा खरीफ विपणन सीजन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद जारी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 27.13% की दर्ज की गई वृद्धि। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।